बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही भोंडा और एक बड़ा गलीज इल्जाम लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत खामोश। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला और स्टेटमेंट जरा आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कितना संगीन इल्जाम लगाया। उसने कहा कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया खुफिया एटमी तजर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। पाकिस्तान पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। दफ्तर खारजा खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खामोश है, डीजी ISPR भी खामोश है। अब क्या शहबाज शरीफ साहब इतने घिनौने इल्जाम के बाद मैदान में आकर कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आप गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मालूमात गलत हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे? क्या फील्ड मार्शल ये कहेंगे? नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये जुर्रत सिर्फ इमरान खान में थी कि जब साबिका दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कमेंटिंग की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने टका के ऊपर नीचे ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था, और उस जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आए थे। फिर जब इमरान खान साहब गए अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस किस्म की कोई हरकत दोबारा नहीं की। ये था इमरान खान, जिसको ये पता था कि वो पब्लिक के वोटों से आया, लिहाजा वो जवाब देता था। अब ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी और वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, लिहाजा ये अमेरिका को जवाब देते हुए डरते हैं। एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं कि तालिबान ने एक बड़ा खौफनाक इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जी अमेरिकी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद से अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं। अब देखें ना, अमेरिकी ड्रोन या तो पाकिस्तान की सरजमीन से जमीन को इस्तेमाल करेगा और आ जाएगा, यहां से उड़ के चला जाएगा अफगानिस्तान, या वो किसी और मुल्क को क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंचेगा। क्या अमेरिकी ड्रोन जो है वो ईरान को क्रॉस करके जा रहा है? तो ईरान के साथ जो अमेरिकी ताल्लुकात है वो तो नहीं लगता। सेंट्रल एशिया की तरफ से आएगा तो वहां तो रशिया है, और वहां इस तरह की सहूलत है नहीं अमेरिका के पास। चाइना आने नहीं देगा, तो पाकिस्तान ही एक एरिया बचता है जहां से अमेरिकी ड्रोन अफगानिस्तान पहुंच सकता है। तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया बड़ा संगीन कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमसे अड्डे लेना चाहता है और हमने इनकार किया है। तो उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं बार बार, और एक दूसरे के जरिए इश्तियाल अंगेजी और दबाव डाल रही हैं ये ताकतें हमारे ऊपर, और जो ड्रोन हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन या फिजाई हदूद जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अब डीजी ISPR ने इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में ड्रोन हमले पाकिस्तान से नहीं होते, ना अमेरिका से ऐसा कोई मुआहिदा हमारा हुआ है, लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि लगातार हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं। अब ये ड्रोन कहां से जा रहे हैं, इसके बारे में तालिबान की अपनी एक राय है, पाकिस्तान की अपनी एक राय है। डीजी ISPR ने सीनियर सहाफियों से एक मुलाकात की है, और ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई है। इस मुलाकात की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, आज से अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, यही डीजी ISPR सुहेल अफरीदी को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे ऐसी सूबाई हुकूमत हमें कबूल नहीं है, लेकिन आज उन्हें कहना पड़ा सुहेल अफरीदी के बारे में। क्या कहना पड़ा, ये दो जुमलों में आपको कहानी पता चल जाएगी। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, ये उन्हें कहना पड़ा। जिसके वजीर आला बनने से पहले ये उसको वजीर आला मानने को तैयार नहीं थे, आज उन्हें कहना पड़ा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है। फिर एक और बात उन्होंने की, मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। अब ये है वो डेफिनेशन जो आईनी तौर पे एक रियासत की डेफिनेशन है। और साथ उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बार बार दबाव डाला कि भाई आप TTP को हमारे हवाले करें या दहशतगर्दी से रोकें, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने बार बार अफगान हुकूमत से कही। नाजरीन, क्या कैप्टन सफदर को CTD जो है वो उठाकर ले जाएगी गिरफ्तार करके? क्योंकि कैप्टन सफदर ने लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किया और उकसाया लोगों को, जंग के लिए उकसाया लोगों को, और ये भी दुआएं की लाउड स्पीकर पर कि या अल्लाह एक मुमताज कादरी पैदा कर। मुमताज कादरी साहब की जो खसूसियत थी वो ये थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे, और बतौर सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने उस वक्त के गवर्नर को कत्ल कर दिया था। तो कैप्टन सफदर किस बड़े आदमी को कत्ल करवाना चाहते हैं उसके गार्ड के हाथों? सवाल ये पैदा होता है। ये बात तो कैप्टन सफदर से CTD पूछ सकती है। तो क्या मरियम नवाज CTD के जरिए कैप्टन सफदर को ये नफरत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार करवाएंगी? सवाल है। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं, 27वीं आईनी तरमीम। अब 27वीं आईनी तरमीम करने का फैसला तो हो गया, तो 27वीं आईनी तरमीम जो है ये इसी महीने के अंदर होगी, और कोशिश की जाएगी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और 30 नवंबर से पहले पहले ये हो जाए, क्योंकि एक बड़े मोहतरम जज साहब हैं वो मुबैना तौर पर रिटायर होने जा रहे हैं। तो मुद्दत मुलाजमत अगर बढ़ गई तो उनको फिर रख लिया जाएगा, उनकी खिदमात बहुत है, वो भी काम आ जाएंगे। दूसरा, जनरल साहब की एक्सटेंशन से पहले अगर
27वीं आईनी तरमीम आ जाती है तो उनको फायदा होगा। और क्या नया ओहदा कोई क्रिएट किया जा रहा है, ये बात वहां पूछी भी गई, तो इस पे भी DGISPR ने कहा जी वो तो उनका काम है। फिर इन्होंने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी और डंडे के जोर पे करवा ली जाएगी, वो भी हमने देखा, जैसे जमहूरियत का मजाक उड़ा। अब वो 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं कि भी पास हो जाएगी, तो हो तो जाएगी। और इसके अंदर पाकिस्तान के आइन का हुलिया क्या होगा, देखिए आइन को अब किसी तरमीम की नहीं तदफीन की जरूरत है। जो आइन के साथ हो गया ना पाकिस्तान के, जो इन्होंने कचूमर निकाल दिया पाकिस्तान के आइन का। अमेरिका की कितनी सदियों की तारीख है, उनकी 27 तरामीम है, हमने जनाब अभी पौनी सदी हुई है हमें, और हमारा आइन बने हुए अभी 50-52 साल हुए हैं। हमने उसके अंदर ये 27वीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अंदाजा करें। और हर तरमीम हमने फर्द वाहिद को फायदा देने के लिए करवाई है, हर तरमीम हमने एस्टेब्लिशमेंट को फायदा देने के लिए करवाई है, सियासतदानों को फायदा देने के लिए करवाई है। पाकिस्तान का सोचकर हमने आज तक कोई तरमीम नहीं की। मेरे ख्याल में आइन में तरमीम करने की बजाय ना आइन की अब तदफीन करते हैं। जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि नई आईनी तरमीम जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। आसिम मुनीर और फौज, अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है तो खुलकर आए और मार्शल लॉ लगाएं, तरमीमों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। तारीख की गुलाम तरीन हारी हुई हुकूमत, तुम्हें भी तारीख और पाकिस्तानी अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए जो ये तरामीम है ना 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, ये तरामीम और पाकिस्तान कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। ये आप मेरे से लिख के ले लेंगे, ये तरामीम पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती, ये तरामीम अनडू करनी पड़ेगी। जब भी कभी अवामी हुकूमत आएगी उन्हें ये तरामीम अनडू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तरामीम पूरे सिस्टम को जकड़ के एस्टेब्लिशमेंट के बूटों के आगे फेंक देती है। फिर एस्टेब्लिशमेंट अपने बूटों से इस पूरे सिस्टम को फुटबॉल बना देती है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जितनी सियासत फौज के इदारे ने की है, उतनी सियासत किसी सियासतदान ने भी नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं की। क्योंकि आधा वक्त फौजी इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं और बाकी आधा वक्त फौजी इस मुल्क के ऊपर बराह रास्त नहीं, पीछे बैठकर हुक्मरान रहे हैं। 4 मार्शल लॉ लगाए अयूब खान ने, याया खान ने, जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उसके अलावा भी जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते रहे और गिराते रहे। एजेंसियों को फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा और केसेस बना के पार्टियों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजुआ के बारे में, और जनरल बाजुआ इससे पहले वाले आर्मी चीफ थे, उनके साथ भी अहमद शरीफ साहब ने काम किया हुआ है। तो इनके अपने आर्मी चीफ के बारे में इनके अपने वजीर दिफा कह रहे हैं कि जितनी सियासत उस आदमी ने की, मैंने अपनी सारी जिंदगी में उतनी सियासत नहीं। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की कुछ उनके सियासी लोगों से और उनकी बहनों से उनकी मुलाकात हो गई है, और ये मुलाकात लंबे अरसे के बाद करवाई गई है। ये अचानक से ये डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे थे, अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी हो रही थी, और कारकुन तो हिम्मत हारते नहीं है, वो हर मरतबा जब मुलाकात का दिन होता है वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल के बाहर, और सख्तियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद वो वहां जाते हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को वहां पे आज एक अजीब चीज ये देखी गई कि गाड़ी समेत उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, और वहां जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे जी पुलिस वाले ने बकायदा हाथ से ऐसे इशारा करके सैल्यूट की तरह का उन्हें अंदर जाने के लिए बुलाया। दिल से तो सारे इज्जत ही करते हैं ना, इमरान खान की फैमिली है और ये सारे कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अभी इमरान खान की एक बहन के 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। एक बहन का एक बेटा जो है वो लंबे अरसे से अभी तक कैद में, 2 साल हो गए, उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी हुई है 10 साल की। फिर जो इमरान खान ने बर्दाश्त किया, उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया, तो लोग इज्जत तो करते हैं चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी। तो गाड़ी समेत इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने दिया गया मुलाकात करने के लिए। कुछ किताबें भी इमरान खान साहब को पहुंच गई हैं, ये किताबें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये द ब्लैक जैकोबिन्स और रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स और लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री एक किताब ये है। डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं। फलस्तीन के ऊपर एक किताब है, सलाउद्दीन अयूबी पे एक किताब है, और एक जो है वो खिलाफत के ऊपर एक किताब है, द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। तो ये डिफरेंट 6 किताबें अभी इमरान खान साहब को पहुंचाई गई हैं। अब जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ ली है ना, शहबाज शरीफ की शायद सारी काबीना ने नहीं पढ़ी होंगी, बल्कि इस वक्त जो सारे के सारे कोर कमांडर हैं उनको इकट्ठा कर लें, उन्होंने मिलकर इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी इमरान खान साहब ने किताबें पढ़ ली हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है चीजों का, और एक लीडर जो है वो उसका विजन ज्यादा होता है आम लोगों से। तो इमरान खान जो है वो डिफरेंट आदमी है, और उन्होंने अपना वो टाइम जो जेल के अंदर लोग जाया कर देते हैं माफीनामे लिखने में, इमरान खान साहब ने वो टाइम किताबें पढ़ने में लगाया, और उन्होंने दीनी तालीम और दीगर चीजें हासिल करने में लगाया। तो ये वक्त भी इमरान खान ने जाया नहीं किया।
اور اب 27ویں آئینی ترمیم جیسا کہ میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا کہ بالکل آنے والی ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن سے پہلے یا ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی جائے۔ اب یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا؟ یہ بلاول زرداری نے اس کو ٹویٹ کر دیا، اور بلاول زرداری کے ٹویٹ کے ذریعے سے یہ 27ویں آئینی ترمیم پبلک کے سامنے آ گئی۔ دیکھیں نارملی تو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ ترمیم کرنی کیا ہے بیچارے اراکین کو، انہیں حکم دے دیا جاتا ہے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے کہ آپ نے یہ ووٹ کرنا ہے، وہ بیچارے کر دیتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑتی رہتی ہے، اور یاد رکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہی بلاول زرداری تھے جنہوں نے دو باتیں کی تھی جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ نمبر 1 ڈنڈے والی جمہوریت، نمبر 2 بروٹ میجورٹی۔ یہ تو بلاول نے بتایا کہ ذرا پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ بلاول نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چیئرمین بلاول زرداری۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی، یہ بلاول نے کہا۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ان کی کوئی جرت نہیں ہے کہ یہ انکار کریں، یہ تھوڑا سا ڈرامہ کریں گے، ایک دو چیزیں تبدیل کروائیں گے جو پہلے سے طے ہے۔ جو چیزیں تبدیل ہونی ہیں وہ پہلے سے طے ہے، چھوٹی موٹی چیزیں وہ یہ تبدیل کروا لیں گے۔ جو بڑی چیزیں ہیں، مین چیزیں جو ترمیم اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے وہ یہ کروا دیں گے۔ بلاول نے کہا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں آئینی عدالت کا قیام، یعنی آئینی بینچ سے کام نہیں بن رہا، اب آئینی عدالت یہ بنائیں گے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی اور ججوں کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس میں این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہے۔ پھر بلاول نے کہا جی اس کے اوپر ہم ایک میٹنگ کریں گے، ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھے گی پیپلز پارٹی کی 6 نومبر کو، ہم اس کے اندر جناب بات چیت کریں گے اور تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ اب یہ ترمیم ہے کیا، ذرا چند چیزوں پہ آپ غور کر لیں۔ نمبر 1 تو یہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے اب ججز کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ تھا اس میں پہلے جج کی مرضی کی ایک شک رکھی ہوئی تھی، یعنی جیسے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اٹھا کر لائے لاہور سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا، یا باقی ججز کو سندھ سے اور مختلف جگہوں سے لے کر آئے، تو ان ججز کی مرضی شامل تھی۔ لیکن اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بغیر جج کی مرضی کے، جج کے پاس صرف 2 آپشن ہوں گے، یعنی ایک حکومت نے آرڈر کر دیا کہ یہ جج اب جا رہا ہے جناب فلاں عدالت میں، تو یا تو وہ جج اس ٹرانسفر کو قبول کرے گا ہائی کورٹ کا، یا وہ جج استعفیٰ دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چند ججوں سے ان کو بڑا سیریس ایشو ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے ان کو پرابلم ہے، گل حسن اورنگزیب صاحب سے ان کو پرابلم ہے، خاتون جج ہیں ان سے ان کو پرابلم ہے، بابر ستار صاحب ہیں جسٹس، ان سے ان کو پرابلم ہے، جسٹس جہانگیری سے ان کو پرابلم ہے۔ تو یہ کریں گے کیا؟ یہ ان کو اٹھا کے کسی کو سندھ میں، کسی کو پشاور میں، کسی کو لاہور میں کہیں ٹرانسفر کر دیں گے۔ اب وہ جج جو ہے اس کو سر پھینک کے وہاں پہ جانا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، لہذا یہ پھر یہاں پہ اپنی مرضی کا جج لے کر آ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو ایک تو یہ اختیار کر رہے ہیں حاصل تاکہ عدلیہ کو مکمل طور پہ سرنڈر کروایا جا سکے۔ پھر ایک اور چیز جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مجسٹریٹ، ایگزیکٹو مجسٹریٹ لگائے جائیں گے۔ اب اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں آپ خود اس سے اندازہ کر لیجئے۔ پھر آئینی عدالت بھی بنا دی جائے گی تاکہ جو مقاصد پہلے پورے نہیں ہو سکے وہ اب پورے کیے جا سکے۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو آئینی عدالت کا جج ہوگا اس کی عمر کی حد جو ہے چیف جسٹس یا جو اس کا جج ہوگا اس کی عمر کی حد 70 سال تک لے جائیں گے، یعنی وہ زیادہ لمبے عرصے تک کام کر سکے گا۔ ابھی کیونکہ کچھ جج بیچارے ریٹائر ہونے والے ہیں نا، انہوں نے خدمات بڑی سر انجام دی ہوئی ہیں، تو اب ان ججز کو جو ہے وہ ایک تحفہ دیا جائے گا کہ جناب مزید آپ چند سال کام کریں اور آپ اپنی خدمات جاری رکھیں، آپ کی ریٹائرمنٹ نہیں ہونے جا رہی۔ تو یہ بھی ایک شک اس کے اندر شامل کی جا رہی ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں اب کس قسم کے اختیارات چاہیے، تو وہ اس کے مطابق آئین میں ترمیم کروا لیتے ہیں۔ اب یہ آئین میں ترمیم کروا لیں۔ ایک چیز اور ہے، وہ ہے 18ویں آئینی ترمیم کے اندر تبدیلی۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 20 سال میں جو واحد کارنامہ کیا جس کے اوپر وہ سینہ چوڑا کر سکتے ہیں وہ ان کی 18ویں آئینی ترمیم ہے، جس میں انہوں نے صوبائی خود مختاری دی تھی اور بہت سارے اختیارات صوبوں کو دلوائے تھے
تاکہ صوبے اپنی عوام کی خدمت کر سکے۔ اب اس کے اندر بلاول نے جو خود اناؤنس کیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب 18ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ جو تعلیم کے اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات وفاق کو واپس کرنا اور کچھ الیکشن کمیشن کی تقرری کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، یہ سارے بھی اس کے اندر ہیں۔